हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपके एग्जांपल्स के डाउट्स लेने वाली हूँ। जो भी एग्जांपल्स आपने मुझे बोली थी कि आपको समझ में नहीं आई हैं, तो एक एक करके उन एग्जांपल्स के डाउट्स लेते हैं। सबसे पहला जो आपका डाउट था एग्जांपल नंबर 12। तो एग्जांपल नंबर 12 में आपको बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब देखो, आप इसके सॉल्यूशन में अगर ज़्यादा जाएंगे, आप ग्राफ को देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल आप इसको ऐसे देखिए कि कंटिन्यूटी बोली है इस फंक्शन की, बताओ कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी है। तो आपके पास दो ही चीज़ें शो कर रही हैं, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आई डोंट थिंक कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको कोई प्रॉब्लम है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आप लगाते हैं तो एल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी यहाँ पे क्या है, जीरो बेसिकली। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव अगर आप लगाएंगे, जीरो नेगेटिव में एक्स प्लस टू आता है, तो एक्स प्लस टू, एक्स की जगह जीरो नेगेटिव में आप क्या लगाएंगे, जीरो माइनस एच, जब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो माइनस एच प्लस टू। ठीक है, आप यहाँ पे h की जगह जीरो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 2 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो जीरो पॉजिटिव पे चेक करेंगे, ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे जब इसको आगे करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे माइनस, इसकी जगह जीरो प्लस एच करेंगे और प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो प्लस एच, यहाँ पे तो ये पूरे की पूरी टर्म तो क्या बन जाएगी, जीरो ही बन जाएगी। ठीक है, जीरो बन गई और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सिर्फ टू। तो फिर से आपके पास क्या आ गया, टू। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर आ रही है, इट मीन्स एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, सो यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट ऑल द पॉइंट्स जो कि एफ की डोमेन में आ रहा है। अभी हम किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, तो जीरो पे इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम्पल है, जो आपको डाउट था, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, आपको बोला है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। हमने आगे जाके पढ़ा था कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो वही अभी हमें शो भी करना है। ठीक है, अब देखो, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमें डिफाइन करना है तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स से होता है, ए जीरो, फिर a1, फिर x आता है, फिर ऐसे करके an और लास्ट में x की पावर n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्लियरली, अगर हम यहाँ पे लिमिट डालेंगे ना, हम किसी एक फिक्स नंबर पे लेते हैं। जैसे हमें नहीं पता होता कांस्टेंट, जब लिमिट चेक करनी होती है, जब नहीं दिया हुआ कि किस नंबर पे हमें लिमिट चेक करनी है, तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो जैसे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x वैसे हमारा फंक्शन है, तो वैसे अगर p ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर मैं c पे चेक करूंगी तो इधर क्या डल जाएगा, p ऑफ c डल जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे p ऑफ c डालूंगी, मतलब p ऑफ x पे जो चल रहा है वो p ऑफ c पे बराबर है। अब ऑलरेडी जिस नंबर पे आपने चेक करना है, उस नंबर पे जो आपकी लिमिट है वो ऑलरेडी बराबर आ रही है, लिमिट एंड वो जो कांस्टेंट पे आप चेक कर रहे हो वो ऑलरेडी बराबर आ रहे हैं। सो इस डेफिनेशन से ही हम कह सकते हैं ना कि p इज कंटिन्यूअस एट c, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, कि जो भी फंक्शन है वो उस कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए लिमिट जब चेक करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ही, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p इज कंटिन्यूअस एट c, सिंस c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, देयरफॉर p इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, इसीलिए p क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो छोटा सा ही था, सिर्फ आपने डिफाइन करना है, फिर आपने कांस्टेंट लेना है, फिर आप वैल्यू पुट करोगे, तो लिमिट ऑफ पी एक्स जब उस कांस्टेंट के बराबर आ रही है तो फंक्शन वैसे ही कंटिन्यूअस है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, सॉरी, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है, देखो फंक्शन ये है, आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं, वो आपको बताना है। अब आप इस ग्राफ को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या दे रखा है। देखो क्या करना है आपने, सिंपल आप दो केस लोगे। ठीक है, सबसे पहला केस, आपने जो भी कांस्टेंट c मानना है
जैसे हम कोई भी मानते हैं ना आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमने c माना है, तो लेट c बी अ रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे हैं ना, अब हमने देखना कि कहाँ कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है। तो पहला केस हम लेंगे कि c ऐसा रियल नंबर है जो कि किसी इंटीजर के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इंटीजर के बराबर नहीं है, इट मीन्स इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ। चलो ग्राफ आप छोड़ दो, ग्राफ आपने नहीं किया, इसको भूल जाओ। आप सीधा लिखो लेट सी विद रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। ये आपका पहला केस है कि वो इंटीजर के बराबर ही नहीं है, ठीक है। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अब ये एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मैंने क्या डालना है, c, यानी कि अगर मैं f ऑफ c डालूं तो इधर आंसर क्या आएगा, c। तो जब कोई फंक्शन उसकी लिमिट उसके कांस्टेंट के बराबर आ रही है तो वो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, नॉट इक्वल टू इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस हम इसी का ऑपोजिट लेंगे, यहाँ पे क्या बोला कि कोई इंटीजर के बराबर नहीं है। दूसरा केस है लेट सी बी एन इंटीजर। अब इंटीजर लेके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर हम रियल नंबर पे देखें जहाँ पे कोई इंटीजर के बराबर नहीं है तो वहाँ पे तो ये कंटिन्यूस आ रहा है। अब डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है, तो सेकेंड केस देखते हैं, लेट सी बी एन इंटीजर। इंटीजर मान लेते हैं कि c एक इंटीजर है, ठीक है। अब जब c एक इंटीजर है तो अगर मैं लिमिट चेक करूंगी इसकी, लिमिट मतलब लिमिट एक बार c नेगेटिव चेक करूंगी, एक बार c पॉजिटिव चेक करूंगी। अगर देखो मैं c नेगेटिव चेक करती हूँ तो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास, x है। इसके बाद इन्होंने तो डायरेक्टली लिख दिया, अब प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे, मैं करके बता देती हूँ आपको। जैसे आपके पास देखो लिमिट हम चेक कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, जो हम फंक्शन पे देख रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास क्या है, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब c नेगेटिव है तो लिमिट जब हम h अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे, यहाँ पे c नेगेटिव है तो c माइनस h करेंगे, ठीक है। अब c माइनस h कर रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना। देखो अगर ये रहा मेरे पास नंबर लाइन, नंबर लाइन से इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 ऐसे है। अब मान लेते हैं मेरा c यहाँ पे है, मैंने 2 चेक कर लिया। अब 2 से अगर मैं माइनस जाती हूँ, अगर c की वैल्यू में 2 लेती हूँ, 2 से माइनस जाती हूँ, तो माइनस जाती हूँ तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेनी होती है तो हम लोअर लिमिट लेते हैं, तो लोअर लिमिट 1 और 2 के बीच में कौन सी है, 1, ठीक है। तो यानी कि माइनस कितना हुआ, यहाँ पे 1 हुआ ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो जितना भी c है उसमें से एक 1 माइनस होगा, वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 से अगर c माइनस h करती हूँ तो लोअर लिमिट ही लूंगी ना 2। तो अभी यहाँ पे c तो नहीं पता ना कि 3 है 2 है 4 है, कुछ नहीं पता, बट इतना पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जितना भी c होगा उससे कम आने वाली है, c माइनस 1। इसीलिए उन्होंने जो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव है उसका आंसर c माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। ऐसे हम पॉजिटिव पे चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, जब fx चेक करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, या आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डालेंगे, x की जगह क्या हम डालेंगे, c प्लस h। अब इसमें कुछ भी प्लस कर रहे हैं, देखो अगर हम c2 मानते हैं, 2 में कुछ भी प्लस करें तो बहुत ही कम प्लस कर रहे होंगे, तो मतलब वो 2 और 3 के बीच में ही आ रहा होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि लोअर लिमिट लेनी है, यानी कि 2 और 3 के बीच में लोअर लिमिट तो 2 ही आई, मतलब c जिसको मैंने माना था आंसर वही आ गया। ऐसे अगर मान लो c3 है तो c प्लस एच, 3 प्लस एच करूंगी तो 3 और 4 के बीच में आएगा, फिर भी लोअर लिमिट क्या रहेगी 3, यानी कि c ही रहेगा। तो c प्लस एच करके आपका आंसर क्या आने वाला है, c ही आने वाला है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर c माइनस 1, राइट हैंड लिमिट का आंसर c। इट मीन्स जब आपने c को इंटीजर के बराबर माना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
तो वही आपको लिखा हुआ है कि सिंस दीज लिमिट्स कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर फॉर एनी सी, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। क्योंकि इंटीजर के केस में ही वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं, वो भी आपको डाउट था। प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो हमने छोटी क्लासेस में भी किया है कि रैशनल फंक्शन p बाय क्यू फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर देखें तो p बाय क्यू में होता है, रैशनल फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो p बाय क्यू नहीं पी एक्स बाय क्यू एक्स होगा। और हमें रैशनल नंबर की कंडीशन भी पता है कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, जब मैं px की बात कर रही हूँ या qx की बात कर रही हूँ, यानी कि px भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, qx भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हमने पीछे एग्जांपल भी कर ली है। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन को दूसरे पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ डिवाइड करूंगी, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से डिवाइड करूंगी, तो फंक्शन भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस। तो वही लिखा हुआ है, वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल फंक्शन, द डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट एट विच q इज 0। मतलब यहाँ पे इसमें अगर मुझे वैल्यूज डालनी हो, डोमेन मतलब जो वैल्यूज हम पुट करते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सब कुछ हो सकता है, बस qx नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक्सेप्ट q इज 0 वैल्यू अगर हम छोड़ दें q 0 की वैल्यू, तो वो सारा डोमेन है इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर्स हैं, सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, फंक्शंस कंटिन्यूअस है हमने अभी पढ़ा, देयरफॉर continuous divided by continuous, therefore fx is also continuous function। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 भी आपका डाउट था, आपने साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले तो हम फंक्शन को मान लेते हैं कि लेट द फंक्शन एफ एक्स, उसको साइन एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कोई वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, तो साइन एक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स ये तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया, अब किसी ना किसी कांस्टेंट पे चेक करते हैं, तो लेट सी बी द रियल नंबर जिस पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब एक्स की जगह क्या डालेंगे, सी प्लस एच। ठीक है, अब लिमिट चेक करते हैं। देखो एक्स की लिमिट जब हम चेक कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c साइन x, ठीक है, c पॉजिटिव अगर हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं इसकी। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन c, x की जगह क्या डालेंगे, c प्लस एच। अब इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन गया। अब इन दोनों पे इंडिविजुअली लिमिट लग सकती है। देखो साइन सी ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस एच, एच की जगह 0 डाल देंगे तो वो तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइन सी आ गया, प्लस कॉस सी कांस्टेंट है, बट साइन सी, साइन एच, एच की जगह आप 0 डालेंगे, साइन 0 इज 0, 0 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड टर्म 0 हो गई। तो आपके पास क्या आ गया, साइन सी। अब साइन सी अगर आंसर आ रहा है हमारा लिमिट का, तो लिमिट में साइन सी आ रहा है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन में जो हमारा कांस्टेंट था सी डाल देती तो यहाँ पे भी साइन सी ही आना था। तो बेसिकली देखा जाए कि जो भी हमारी लिमिट थी उस वो हमारे फंक्शन के बराबर आ रही है उस कांस्टेंट पे, therefore f is a continuous function। ठीक है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं चेक की, हमने देख लिया कि यहाँ पे लिमिट जो है हम सीधा बेसिकली फॉर्मूला कंटिन्यूटी का यही होता है, वो हम बाद में इलेबोरेट करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अब इसको एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेके देख लो, एक बार राइट हैंड लिमिट लेके देख लो, दोनों का आंसर आपके पास साइन सी आएगा और वो फंक्शन की सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने एक चीज चेक कर दी और वो चीज फंक्शन ऑफ सी के बराबर है, तो इट इज एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 भी देखते हैं, वो भी आपका डाउट था। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू tan x इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब tan x को आपने कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है, बहुत सिंपल है। देखो जैसे हमने पीछे किया, पहले तो फंक्शन tan x है, tan x को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin x अपॉन cos x। ठीक है, वैसे तो देखा जाए अब ये p बाय q है, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा
नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो अगर दिस इज डिफाइंड साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये चीज डिफाइंड कब तक रहेगी, जब तक कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो वही उन्होंने लिखा है दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स सच दैट कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स की क्या वैल्यू नहीं हो सकती है। आपने वो फॉर्मूलाज किए थे ना, जब cos x इज इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू हमने किया था 2n+1 पाई बाई 2। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपने किए हुए थे +1 में। तो वही फॉर्मूला है कि cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये फंक्शन हमें डिफाइंड दिखाना है। ये चीज़ कभी 0 नहीं बननी चाहिए डिनोमिनेटर, तभी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, तभी ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वी हैव जस्ट प्रूव्ड दैट बोथ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। हमें वैसे भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट ये दोनों तभी तक डिफाइंड रहेंगे अगर cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 होगा। अब जब ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, इसी वजह से ये फंक्शन को अगर हम इस फंक्शन से डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से डिवाइड करेंगे, तो जो कोशेंट आएगा वो भी तो कंटिन्यूअस आएगा। दस tan x बी द कोशेंट ऑफ द टू फंक्शन, इन दोनों को डिवाइड करके tan x बनता है। तो इन दोनों का कोशेंट tan x है, तो वो भी क्या होगा, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर हम प्रूव कर सकते हैं दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ऐसे ही आपको करना है इस चीज को। देन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x sin x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब sin x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको देखो, अब ये चीज ना हम दो चीजों से देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने मान लिया gx है और इस फंक्शन को मैंने मान लिया hx है। तो वही उन्होंने दिया कि जो ये fx फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन से बना है, gx sin x है, hx x स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वाले जो दो फंक्शन हैं, अगर मैं sin x फंक्शन देखूं, ये sin जो है फंक्शन x वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर मैं hx स्क्वायर देखूं, x स्क्वायर ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों कंटिन्यूअस है। अब जो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। द फंक्शन f may be thought as the composition of g of h of two functions g and h। इसको ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, जैसे gh है ना, तो इसको हम बोलते हैं goh, यानी कि g ऑफ h, मतलब g एंड h मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो फंक्शंस हैं g एंड h जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं goh। ठीक है, वेयर gx sin x है और hx x स्क्वायर है, ये sin x है और ये x स्क्वायर है। ठीक है, सिंस बोथ g एंड h आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये पॉलिनोमियल है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर इट कैन बी डिड्यूस्ड कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो f(x) भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एग्जाम्पल नंबर 20 देख लेते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। इसमें भी देखो दो नंबर्स हैं, हम उनको g एंड h मान के चलेंगे जैसे इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने gx माना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, ये जो अंदर वाली टर्म है ना, इसको हमने मान लिया, ये gx है। ठीक है, और h बाय hx किसको माना है, ये पूरा का पूरा जो मॉड है इसके अंदर जो भी है उसको हमने x, तो पूरा मॉड x माना है, तो ये g ये h। ठीक है, अगर हम h ऑफ gx लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, h ब्रैकेट में gx। अब यहाँ पे h ऑफ gx लिखा है तो ज़रूरी नहीं आपने h ओ g ही लिखना है, आप g ओ h भी लिख सकते हो तो भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। अगर यहाँ पे h ओ gx लिखा है इसका मतलब है h ब्रैकेट में क्या है, gx। ठीक है, अब h gx की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉड्यूल। अब ये पूरा का पूरा हमने क्या माना है, x। अब h ऑफ x क्या है, मॉड के अंदर x, यानी कि ये पूरा जो है उसके बाहर आप एक मॉड लगा दो, यानी कि अंदर तो ये आ ही रहा था ना, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स।
एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, तो इसके पूरे के बाहर भी मॉड लगा दो। अब ये पूरा फंक्शन देखो और आपके क्वेश्चन का पूरा फंक्शन देखो, ये तो बराबर है, तो ये जब बराबर है ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। अब ये जो h है ये हम पहले ही ना, आप एग्जाम्पल नंबर 7 में देखोगे कि h एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एंड g बीइंग द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अब देखो, अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, आपने यहाँ तक कर दिया, एफ एक्स सॉल्व कर दिया, अब आप क्या लिख सकते हो कि आपके पास ये जो आया एच ऑफ जी एक्स एफ एक्स के बराबर आया है, तो एफ एक्स बेसिकली क्या है, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, इसमें मॉड्यूल फंक्शन भी है। देखो, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो चाहे मॉड्यूलस फंक्शन हो, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। अब 7th एग्जाम्पल में भी आपने क्या किया है, इस मॉड्यूलस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको दोबारा से प्रूव करना है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन है, एज बोथ आर कंटिन्यूस, तो जो एफ एक्स होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो 2-3 एग्जांपल्स किए हैं उसमें आप देख सकते हो कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस से डिवाइड करते हैं तो आंसर कंटिन्यूस आएगा, अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कंटिन्यूस आंसर आता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड भी करते हैं तो भी हमारा आंसर कंटिन्यूस आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला कंटिन्यूस, बट देन एफ इज बीइंग अ कॉम्पोजिट ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो कॉम्पोजिट है दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूस होगा। सम दिया है ना, बीइंग अ सम ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, तो वो भी कंटिन्यूस होगा। बस ये आपने फॉर्मेट आपके लिए नया है कि एच ऑफ जी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एच जी एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी ऑफ एच एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एच एक्स, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपका डाउट था एग्जाम्पल नंबर 28, इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू ई लॉग एक्स फॉर ऑल रियल x, मतलब क्या ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ होता है, तो वो हमने देखना है। इसको मैं आपको सॉल्यूशन से समझाती हूँ। देखो, हम हर रियल नंबर के लिए देखना चाहते हैं, तो पहले तो मैंने इसको जीरो ले लिया, हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जीरो लेंगे, ई लॉग जीरो, हमें पता है लॉग जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। सो बट लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे तो ये इक्वेशन नहीं डिफाइन हो सकती, ठीक है। जब भी ऑल रियल नंबर चेक करना है तो हमारा यही क्राइटेरिया होता है कि जीरो और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, हम तीनों पे चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा किस पे, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो ये नहीं आ रहा। अब अगला चेक करते हैं नेगेटिव साइड पे, लेट एक्स लेस देन जीरो, तो ये जो हमारा इक्वेशन था एक्स इज इक्वल टू ई लॉग एक्स, जब हम यहाँ पे लॉग एक्स, एक्स की जगह नेगेटिव डालेंगे तो देखो लॉग नेगेटिव में कभी भी डिफाइंड नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, बट लॉग इज नॉट डिफाइंड ऑन द नेगेटिव नंबर्स, देयरफॉर जो इक्वेशन है इट इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन जीरो, कभी नहीं हो सकती। लास्ट हमारा क्या बचा, पॉजिटिव साइड, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो x की वैल्यू ई लॉग एक्स होती है। अब जब x ग्रेटर देन जीरो है, कुछ भी मैं पॉजिटिव नंबर डालूंगी तो उसका आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड होता है। एज लॉग इज डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर जो ये इक्वेशन है इट इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो पे आ जाएगी। देयरफॉर द गिवन फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ई लॉग एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे ही हमारा ट्रू आएगा, ना तो जीरो पे आएगा ना नेगेटिव पे आएगा, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आई हो। नेक्स्ट आउट आपका 37th एग्जाम्पल है। 37th एग्जाम्पल में आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ एक्स 2/3 प्लस वाई 2/3 इज इक्वल टू a 2/3, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको यूज करके आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले मान लिया x को a cos क्यूब थीटा, y को मान लिया a sin क्यूब थीटा। अब ऐसा ही हमने क्यों माना है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको x की जगह डालेंगे और इसको y की जगह डालेंगे तो हमारा आंसर a 2/3 आ जाएगा। तो पहले देख भी लेते हैं कि कैसे आ जाएगा। एक तो cos और sin हमें पता है कि आपस में इनका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब क्यूब ही लिया क्योंकि 2/3 है ना, ये क्यूब 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो x 2/3 प्लस वाई 2/3, x की वैल्यू क्या डालनी है, a cos क्यूब थीटा, तो a cos क्यूब थीटा पावर कितनी है 2/3, प्लस y की वैल्यू क्या है a sin क्यूब थीटा, तो यहाँ पे a sin क्यूब थीटा डाल दिया पावर 2/3।
दोनों में से देखो a की पावर 2/3, इधर भी a की पावर 2/3 कॉमन निकल आएगी। कॉस क्यूब थीटा को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। साइन क्यूब थीटा को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया a 2/3, मतलब आपने ये चीज सही लिखी है। ठीक है, अब देखो अगर आपको dy/dx निकालना है तो आपको ये थीटा जो हमने लिया हुआ है ना, ये थीटा की वैल्यू ये तो एलिमिनेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम dx देखते हैं, dx/d थीटा निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, dx को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा dx/d थीटा। इधर देखो a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। कॉस क्यूब थीटा को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, कॉस की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा -3, ये a तो है ही है आपके पास, तो आपके पास 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये आ जाएगा। जब आप a को कांस्टेंट है बाहर ले लोगे, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है तो वो माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही y को हम देखेंगे तो d थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, dy/d थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3 कॉस 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हमने चेन रूल लगाना है। जैसे कॉस क्यूब थीटा की करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, साइन क्यूब थीटा की डिफरेंशिएशन करोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा की डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो आपको निकालना है dy/dx, यहाँ पे आ गया dx/d थीटा, dy/d थीटा। तो आपको पता है dy/dx कैसे निकालना है, dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपका dy/d थीटा था, ये dx/d थीटा। देखो 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, आपके पास एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपके पास बेसिकली बचा क्या यहाँ पे, आप देखो एक साइन ऊपर बचा, एक कॉस बचा और माइनस बचा, यानी कि माइनस टैन थीटा आपके पास बचा है। ठीक है, अब माइनस टैन थीटा आपके पास बचा है, आपने यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें x है, इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, वो थीटा हमने एज्यूम किया है। अगर आप यहाँ पे dy/dx को माइनस टैन थीटा में आंसर छोड़ दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं थीटा था नहीं, ये हमने एज्यूम किया है। तो थीटा को x में कन्वर्ट करना है, आप कैसे करेंगे, आपके पास dy/dx है तो सबसे पहले मैं y/x करूँगी। ठीक है, a साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई a कॉस क्यूब थीटा, तो अगर हम y/x करते हैं a साइन क्यूब थीटा a कॉस क्यूब थीटा, a से a कैंसिल, तो y/x साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, y/x किसके बराबर आ गया टैन क्यूब थीटा। तो यहीं से मैं टैन क्यूब थीटा को अगर y/x में चाहती हूँ तो आंसर निकालना है y/x की टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, इसीलिए आपके पास माइनस टैन थीटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a की वैल्यू सॉरी माइनस टैन थीटा क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट y/x 3, और ये माइनस है आपके पास, यहाँ से हमने टैन थीटा, मतलब इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप करके दिखा दो, वो जो आपको मिसिंग दिया हुआ है, हमने क्या किया टैन थीटा माइनस, आपके पास आंसर आ गया। बट हम थीटा में नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी थीटा में नहीं था, तो हमने क्या किया y को x से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा, x की वैल्यू a कॉस क्यूब थीटा, a से a कैंसिल हो गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब उधर चला जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्यूब रूट y/x, और बाहर माइनस था आपके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो।